आप अगर गवर्नमेंट से क्वेश्चन करने लग जाओगे तो बहुत सारे एकदम छोटे छोटे नेता भी उठ के आ जाते हैं और सीधे आपको एंटी नेशनल बोलने लग जाते हैं। तो प्रॉब्लम यही है कि या तो आप बीजेपी के साथ हो या तो आप बीजेपी के अगेंस्ट हो, मतलब आप सही गलत की बातें ही नहीं कर रहे हो। तो वो टैग जो बहुत इजीली सबसे पहले चिपकाया जाता है ना आजकल, किसी भी प्रोटेस्ट को, किसी भी आंदोलन विरोध को जब सीधे आपको टारगेट करना हो, आप उसको एंटी नेशनल का टैग दे दो। और स्पेशली बीजेपी के टाइम पे ये बहुत ज्यादा होता है। नमस्कार। सीजेपी का जो दिल्ली में स्टूडेंट के नाम पे जो प्रोटेस्ट किया गया अभी जंतर मंतर पे, और उसके बाद जो उनका मार्च हुआ जिसमें फिर वो चुटमुट घटनाएं हुई, लाठीचार्ज हुआ, थोड़ा हल्की फुल्की हिंसा हुई, वो लोग अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये एक एंटी नेशनल, एंटी हिंदू, एंटी बीजेपी प्रोपेगेंडा था। लेफ्ट और जो फॉरेन फंडिंग वाले लोग हैं, जो ऐसे एनजीओज हैं, तो जो फॉरेन पॉलिसी अभी रिफॉर्म हो रही है फॉरेन फंडिंग को लेके, उस पॉलिसी के नुकसान जिनको हो रहे हैं, जिनको मतलब बाहर से आने वाले फंड का हिसाब किताब देना पड़ेगा, कुछ ऐसे लोग हैं जो देश और बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि भाई देश में क्योंकि अपोजिशन बीजेपी को हरा नहीं पा रहा इलेक्शंस में, तो वो मतलब बांग्लादेश और नेपाल की तर्ज पे इस तरह की एक मुहिम क्रिएट करना चाहता है, देश को अस्थिर करके, युवाओं को भड़काकर और सड़कों पे उतार कर आगजनी वागजनी करके उनके विरोध में एक माहौल बनाना चाह रहा है। उसके अलावा एक बहुत बड़ा पक्ष ये भी है कि भाई फेलियर की एक लिमिट होती है। बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, बार बार गवर्नमेंट स्टूडेंट के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसको रोकने में नाकाम रही है। और ये एक्चुअली ये अभी से नहीं हो रहा है, ऐसा से इस टॉपिक को कभी भी इतना सीरियसली लिया ही नहीं गया। मतलब पेपर लीक होता है, लोग बहुत इसको कैजुअली ले लेते हैं कि मतलब जैसे कि ये तो होना ही था। ये इससे कुछ लोगों के साथ मतलब कुछ लोगों की पूरी दुनिया ही खत्म हो जाती है। उनका बच्चा सुसाइड कर रहा है, जिसका अपना एक ही बच्चा था, उसके बच्चे ने सुसाइड कर लिया, उसकी दुनिया में फिर उसके लिए क्या बचा, मतलब सब कुछ ही खत्म हो गया उसका। उसके बाद किसी ने लोन पे पैसा उठा के प्रिपरेशन करवाई बच्चे की और फिर पेपर लीक हो गया। अगर आप ये थोड़ी देर के लिए एज्यूम करके देखो कि आपके घर में किसी के साथ इस तरह की चीजें हो जाए, तो उसके बाद आपको क्या इससे इफेक्ट पड़ेगा। तो अभी के सिनारियो में प्रॉब्लम ये है कि कोई या तो इस तरफ की सोच रहा है, कोई या तो उस तरफ की सोच रहा है। शायद स्टूडेंट का वो जो दर्द है, स्टूडेंट के पेरेंट्स का वो जो दर्द है, वो कहीं इस सब में दब गया है। क्योंकि या तो मतलब वो जो एक बीजेपी सपोर्टर की एक विंग है, जिसको लोग नॉर्मली बीजेपी के अंधभक्त के नाम पे बोल देते हैं, या तो पूरी तरह कट्टर बीजेपी सपोर्टर्स हैं जो इस चीज को मानने को तैयार नहीं है कि कुछ भी गलत हुआ है। दूसरी तरफ दुर्भाग्य से एक ऐसा तरह भी है जो सिर्फ और सिर्फ एंटी बीजेपी है, जो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के अगेंस्ट है। तो उसको कुछ भी सही दिख नहीं रहा है। वो बस चाहता है कि किसी तरह से ये गवर्नमेंट गिर जाए, ये नेता हट जाए, ये गवर्नमेंट गिर जाए और यहाँ पे हमारे जो पसंद की सरकार है वो आ जाए। तो प्रॉब्लम फिक्स होने की जगह और भी बढ़ती जा रही है। क्योंकि पहले तो कोई गलती होती है, उसके खिलाफ एक आवाज उठती है, उसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट होता है, उसके खिलाफ कुछ एक्शन निकल के आते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि जो जिनसे गलती हो रही है वो गलती मानने को तैयार नहीं है, वो उस गलती को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। और जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो उस गलती के लिए टारगेट नहीं कर रहे, उस गलती के अलावा वो बाकी सारी चीजों में उनको टारगेट कर रहे हैं। मतलब वहां पे उन्होंने अपने साथ आंदोलन में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट अपने साथ जोड़ लिए, जिसकी वजह से ये आंदोलन का पूरा जो कोर था वही चेंज हो गया, जो उसकी आत्मा थी वही चेंज हो गई। लोगों को मतलब स्टूडेंट कम दिखे वहां पे, स्टूडेंट की बातें कम दिखी वहां पे, उसके अलावा फालतू की बहुत सारी चीजें दिखी। आपको एक गवर्नमेंट से बहुत सारे अलग अलग मुद्दों पे कंप्लेन हो सकती है। हर किसी का एक फोरम, हर किसी का एक प्लेटफॉर्म होता है करने का। ये स्टूडेंट्स के लिए था, तो इसमें मोस्टली स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स पे बात होनी चाहिए थी। उसके अलावा आपको छोटी मोटी और भी कुछ समस्या थी, आप उसके साथ ऐड कर सकते थे। बट प्रॉब्लम क्या हुआ है कि स्टूडेंट की समस्या को बहुत साइड पे रख दिया गया। उसके अलावा वो जो पॉलिटिकल, रिलीजियस एंगल, ये जो बहुत सारी चीजें थी, मतलब आप लेफ्ट विंग देख लो, आप वो जेएनयू वाला वो देख लो, वो बहुत सारी और विचारधारा जो थी वो इस आंदोलन में ज्यादा निकल के आई और इस आंदोलन में वो ज्यादा हावी हो गई, जिसकी वजह से जो एक्चुअल इस आंदोलन का जो इम्पोर्टेंस था वो खत्म होते चले गए।
तो बेसिकली किसी भी आंदोलन को वो एंटी नेशनल था, एंटी हिंदू था या नहीं था, ये आप किस तरह डिसाइड करेंगे, इसके दो तरीके हैं। एक तो वो आंदोलन किस चीज के लिए किया जा रहा है, वो टॉपिक है। एक उस आंदोलन को करने वालों के साथ कौन कौन लोग शामिल हैं। क्योंकि एक तो मैंने सीधे बोला भाई कि यार मुझे बीजेपी नहीं चाहिए देश में और मैं बीजेपी के अगेंस्ट आंदोलन कर रहा हूँ, ये मेरा क्लियर मोटो है। तो जैसे 2014 के इलेक्शन से पहले कांग्रेस के लिए हुआ था, लोगों को कांग्रेस से भरोसा ही उठ गया था। मतलब उनकी जो भी नीतियां थी, जितने उस समय घोटाले हो रहे थे, अब निर्भया केस हुआ था, फिर उस समय ये जो आंदोलन इनका चला था, तो ये सब कुछ अन्ना आंदोलन के टाइम पे ये सब कुछ एक साथ मिलके मतलब एक क्लियर पिक्चर बन गई थी, भाई अभी हमें कांग्रेस नहीं चाहिए। कौन चाहिए ये भी डिसाइडेड नहीं था, बस कांग्रेस नहीं चाहिए ये डिसाइडेड था। लोगों की नजर में जो नैरेटिव बना था वो इस तरह का बना था। लेकिन अभी का दूसरा सिनेरियो ये होता है कि यार मुझे पेपर लीक पे बात करनी है, मुझे पेपर लीक के अगेंस्ट एक्शन चाहिए, मुझे जिस डिपार्टमेंट का फेलियर हुआ है उसके मंत्री का भाई वो रिजाइन करे, और उसके अलावा बाकी जो छोटी मोटी चीजें हैं हम उसको बाद में बात करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब ये शुरुआत हुई थी, कांग्रेस जनता पार्टी ने जब इस आंदोलन की शुरुआत की थी तो टॉपिक कुछ इसी तरीके का था, लेकिन उसके जस्ट बाद इसमें ऐसे ऐसे एलिमेंट जुड़ते चले गए जिससे प्रॉब्लम हो गई। तो मैं अभी कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में बात करना शुरू करेंगे, और उन मेन कैरेक्टर्स की वजह से क्या फर्क इस आंदोलन में पड़ा, क्या इम्पैक्ट पड़ा इस आंदोलन में, क्यों लोगों की सोच इस आंदोलन के लिए चेंज हो गई, और उस पर एक बार थोड़ा सा बात करते हैं। सबसे पहले एक नाम आया अरुंधति रॉय। तो अरुंधति रॉय का जैसे ही नाम इसके साथ जुड़ा, जब वो स्टेज शेयर उन्होंने किया, तो प्रॉब्लम क्या है कि अरुंधति रॉय के साथ दिक्कत ये है कि उन्होंने हमेशा कुछ बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीजें की हैं। मतलब उन्होंने कश्मीर को अलग से रखने की मांग की। उन्होंने भाई ये सामने से बोला है कि कश्मीर कभी इंडिया का पार्ट था ही नहीं, और फिर वो यासीन मलिक के साथ खड़ी दिखी, उसके साथ उनकी फोटोज हैं, वीडियोज हैं, और उसके बाद उन्होंने मतलब कहीं ना कहीं वो जो पाकिस्तान का कश्मीर में जो टेररिज्म फैलाने वाला जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों को कहीं ना कहीं सॉफ्टली सपोर्ट किया, इंडियन गवर्नमेंट को हमेशा टारगेट किया उसके आगे। उसके बाद वो नक्सल माओवादियों के साथ रह के आई, पर फिर लिविंग विथ कॉमरेड्स करके उन्होंने बुक छापी। मतलब इस तरह की चीज़ें उन्होंने हमेशा की है कि भाई उन्होंने कुछ भी कोई भी टॉपिक उठाया हो, वो टॉपिक में एंड ऑफ द डे इंडियन गवर्नमेंट, चाहे वो कोई भी इंडियन गवर्नमेंट उनको गलत दिखी है। उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट बहुत सारी चीजें लिखी जो विदेशों में बहुत पसंद की जाती है, क्योंकि भाई अगर आपके देश के मतलब देखो इंडिया के बारे में अगर अच्छी अच्छी बातें हो रही है तो दूसरे को उससे क्या फायदा होने वाला है। लेकिन अगर बाकी सारी कंट्रीज के सामने आपको कोई एक कंट्री गलत दिखाई जा रही है, उसकी बिल्कुल केवल गलत ही गलत पहलू कोई दिखा रहा है, तो भाई कहीं ना कहीं उसका रिवॉर्ड भी मिलता है बाहर से। तो इंडिया में जितना हेट उनको मिला इस तरह की चीजों का कि यार भाई ये एंटी नेशनल है, एंटी नेशनल का टैग मिला, उसके साथ साथ उनको बाहर से बहुत अप्रिसिएशन भी मिला। तो उनको बुकर का अवार्ड मिला, उसके अलावा बहुत सारे अवार्ड उनके पास आए, बाहर से फंडिंग बहुत सारी उनके पास आई। तो कहीं ना कहीं उनका कैरेक्टर बहुत कंट्रोवर्शियल रहा है। स्पेशली जो टैग उनके साथ जुड़ता है वो एंटी नेशनल का ही जुड़ता है इंडिया में। कुछ लोग हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं, उसके अलावा बाकी मैक्सिमम लोग उनको एंटी नेशनल वाली नजर से ही देखते हैं। ये कैरेक्टर था जिसकी वजह से ये एंटी नेशनल का टैग मुझे लगता है सबसे पहले उनपे लग गया। तो यार उनसे भी एक बड़ा कैरेक्टर इसमें जो है मेन कैरेक्टर वो है सोनम वांगचुक। 3 इडियट में फुंगसुक वांगडू का एक कैरेक्टर था। लोग अक्सर सोनम को उनके कैरेक्टर से जोड़ते हैं, तो वो पूरी तरह सोनम वांगचुक की कहानी तो नहीं है, पर बहुत सारी सिमिलरिटीज उसमें हैं, तो इसलिए थोड़ा सा लोगों का वो एक बन गया है परसेप्शन उनके बारे में कि वो फुंगसुक वांगडू वाला कैरेक्टर इन्हीं का है। हालांकि आमिर खान ने अभी रिसेंटली ये क्लियर किया कि उसका इनकी लाइफ स्टोरी से कोई लेना देना नहीं है, वो एकदम अलग कैरेक्टर है। तो बेसिकली 3 इडियट का जो फुंगसुक वांगडू है, सोनम की कहानी सिर्फ उतनी नहीं है। सोनम जो है उनके परिवार सालों से ऐसी चीज़ों के लिए लड़ते आए हैं, ऐसी चीज़ें उन्होंने पहले भी की हैं। शिक्षा में सुधार, वो पॉलिसीज में और गवर्नमेंट की नीतियों के अगेंस्ट उन्होंने बहुत बार पहले भी इस तरह के आंदोलन चलाए हैं। 1984 में उनके पिता सोनम के पिता ने हंगर स्ट्राइक की थी लद्दाख के लोगों को एसटी का दर्जा दिलाने के लिए। तो उस समय ये शुरू लद्दाख से हुआ था, लेकिन उसके बाद पूरी देश में इसकी जब चर्चा होने लगी तो इंदिरा गांधी खुद लद्दाख जाके उन्होंने ये हंगर स्ट्राइक तोड़वाई थी।
तो आज के टाइम पे भी लोगों का एक्सपेक्टेशन यही थी कि मतलब अगर कोई इस तरह के हंगर स्ट्राइक पे बैठ रहा है, किसी वैलिड मुद्दे को लेके शांति से प्रोटेस्ट कर रहा है, तो आपको एटलीस्ट उसके पास जाके बात तो करनी चाहिए थी। यहाँ पे मुद्दा पेपर लीक का एक्चुअल था, यहाँ पे पेपर लीक हुआ था, बार बार हुआ था, फेलियर हुआ था, तो आपको अपनी गलती एक्सेप्ट करके उनके पास जाना चाहिए था, उनसे बात करनी चाहिए थी अगर आपको प्रोटेस्ट को शांतिपूर्वक करवाना था तो। लेकिन आपने इंतजार किया, जब उनकी तबीयत खराब होने लगी आपने उनको उठाया, उसके बाद वो लाठीचार्ज, वो हिंसा, वो सब कुछ हुआ। तो कहीं ना कहीं मतलब सवाल तो ये भी है कि मतलब बीजेपी गवर्नमेंट ने इतनी देर क्यों पहले उनसे बात करने की कोशिश नहीं की गई, क्यों इतना माहौल को खराब होने का वेट किया गया। तो सोनम वांगचुक के परिवार ने पहले भी इस तरह की चीजें की गई है। उसके बाद सोनम ने भी अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद उन्होंने जॉब ना करके उन्होंने शिक्षा सुधार वगैरह पे अपने ये सब चीजें शुरू की। तो जब भारत 370 हटी और लेह लद्दाख अलग हुए तो उस समय सोनम वांगचुक ने भी इस गवर्नमेंट की बहुत तारीफ की थी एंड इनको वेलकम किया था कि आपने वही लोगों का सदियों पुराना सपना पूरा कर दिया है। फिर चीज़ें चेंज कहाँ पे हुई भाई? उसके बाद सोनम ने अपनी कुछ मांगे रखी और उसके लिए उन्होंने आंदोलन करना शुरू किया। तो सेम टाइम पे दो चीज़ें हो रही थी। एक सोनम ये आंदोलन कर रहे थे और क्योंकि सोनम एक एनजीओ चलाते हैं जिसमें बाहर से फंडिंग आती है, तो थोड़ा सा ग्रे एरिया वहाँ पे बन जाता है कि इंडियन गवर्नमेंट का लद्दाख वद्दाख में थोड़ा डेवलपमेंट का प्लान है एक्चुअली, वो कर रहे हैं जिससे चाइना को काउंटर किया जा सके। क्योंकि सालों से वो एरिया इतना सुनसान छोड़ा है कि चाइना धीरे धीरे अपनी उसमें पकड़ पा रहा है। और चाइना की तरफ का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर देखो वो बहुत स्ट्रांग है उस एरिया में, और जो इंडिया की साइड का है वो लगभग छोड़ दिया गया था इंडियन गवर्नमेंट से। सालों तक वहाँ पे कुछ भी डेवलपमेंट नहीं किया गया था। टाइम पे ये आरोपी सोनम पे लगे कि वो विदेशी फंडिंग इसीलिए उनको आ रही थी कि वो ये सारे जो इंडियन गवर्नमेंट वहाँ प्लान कर रही है उसके अगेंस्ट खड़े हो जाएं और एक एक्टिविस्ट के तौर पे वो सब डेवलपमेंट वहाँ पे रुकवा दें। तो देखो ये सारी चीजें जांच एजेंसियां ही जानती हैं, क्योंकि उस लेवल पे हम लोग बातें करके हम लोग सिर्फ आरोप लगा सकते हैं या डिफेंड कर सकते हैं, हम लोग सच्चाई जानते नहीं है। तो एजेंसियों ने जब इनकी जांच की तो उनकी जो फॉरेन फंडिंग थी उसमें कुछ उनको चीजें मिली गलत, और उसके बाद इनकी फॉरेन फंडिंग पे रोक लगी है। तो जब ये हुआ तो सिंपल सी बात है, सोनम को भाई गुस्सा भी आया होगा, और उसके बाद उनको ऐसा कोई मुहिम चाहिए थी जो बीजेपी के अगेंस्ट जाए। तो कहीं ना कहीं ये दोनों तार जुड़ते हैं। तो समझदारी यही है कि आप ना जब भी किसी चीज के लिए या किसी चीज के बारे में या किसी इंसान के बारे में डिसीजन लेने जा रहे हैं तो पहले उनकी हिस्ट्री जानिए, उनका बैकग्राउंड जानिए, उसके हिसाब पे कैलकुलेट करके अपना डिसीजन लीजिए। मेरे कहने पे भी मत मानिए। मीडिया, सोशल मीडिया पे आजकल दोनों तरह की चीजें हैं, एक सच दिखा रहा है तो उससे बड़ा झूठ सच बना के दिखा रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको स्टडी करना चाहिए, उनके बारे में पढ़ना चाहिए, हिस्ट्री उनकी जाननी चाहिए, उसके बाद आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो जो सोनम है बेसिकली उनकी फंडिंग में गड़बड़ी तो पाई गई है, जिससे थोड़ा सा डाउट उस तरफ गया, इसलिए लोगों ने उनका नाम इस आंदोलन को मतलब सोनम के साथ जुड़ने की वजह से थोड़ा सा इस तरह बोल दे कि ये तो वही फॉरेन फंडिंग से मतलब एक प्रोपेगेंडा है जो फॉरेन फंडिंग से चल रहा है। ओके, इसके अलावा अब बात करते हैं उनकी जिन्होंने इस पूरी मुहिम को शुरू किया था। तो कॉकरोच जनता पार्टी के जो फाउंडर हैं अभिजीत दिपके, तो बेसिकली सबसे ज्यादा जो चीजें इसको पॉलिटिकल एंगल देती हैं वो यही है कि अभिजीत दिपके आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने जब दिल्ली में उनकी सरकार थी उनके लिए काम किया है कि इसकी प्रिपरेशन बहुत पहले से हो रही थी। एक पॉलिटिकल मूवमेंट मतलब नेपाल और बांग्लादेश की तर्ज पे इंडिया में ये प्रयोग करने की कोशिश की जा रही थी, जिसकी तैयारी रेडीनेस बैकग्राउंड में चल रही थी कि किस तरह से भाई सोशल मीडिया में इस तरह की मुहिम चलानी, किस तरह से युवाओं को अट्रैक्ट करना है, किस तरह से उसके बाद ये सब एक्शन होंगे। सेम टाइम पे जब वो कमेंट आया कॉकरोच वाला और उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी वाला वो टॉपिक उठाया और उसके बाद जो एक के बाद एक चीजें होती चली गई, तो ये बहुत प्री प्लान लगती है। तो ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट ये एकदम से हो गया, ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया में हालांकि ऐसी चीजें होती हैं, पॉसिबल है, पर ये वेल प्लान लगता है। और जिस तरह से सारी पॉलिटिकल पार्टियां एकदम से उसके सपोर्ट में आके खड़ी हुई, तो थोड़ा सा पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा तो लगता है। क्योंकि आप जब एजुकेशन की बात करते हैं तो आप पेपर लीक की वहां पे बहुत कम बात कर रहे हैं। आप धर्मेंद्र प्रधान को अटैक कर रहे हैं, वो एक अच्छी चीज है क्योंकि उनके टाइम पे फेलियर हुआ है, लेकिन उसके अलावा आप बाकी वहां पे जितने टॉपिक आप उनके देखो ना, वो मतलब स्टूडेंट के कम पॉलिटिकल ज्यादा है।
तो ये एक करेक्टर है अभिजीत दीपके, जिनकी वजह से ऐसा लगता है कि हाँ, उनके साथ में प्रवक्ता जो थे सीजेपी के, वो ध्रुव राठी के साथ काम कर चुके हैं। तो मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब आपको लेफ्ट विंग के मिलेंगे, आपको जेएनयू के मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं वो जो एंटी बीजेपी वाला एक पूरा ग्रुप है, लॉबी है, वो कहीं ना कहीं इसमें पूरी तरह से जुड़ी हुई थी। तो कहीं ना कहीं इसका एंगल उस तरह का लगता है कि ये एक तरह से जो मतलब नेपाल बांग्लादेश वगैरह में हुआ उस तरह का कुछ तो प्रयोग करने की कोशिश की गई है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है मैं दावे के साथ नहीं कह सकता, पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक छात्रों का आंदोलन तो नहीं था, इसमें पॉलिटिकल एंगल था, बहुत बड़ा पॉलिटिकल एंगल था। तो यार नेक्स्ट कैरेक्टर इसमें है कुणाल कामरा का। ये कैरेक्टर यार मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल रहा है हमेशा से। तो जो लोग कुणाल कामरा को जानते हैं वो जानते हैं कि ये मतलब कॉमेडियंस की राकेश सावंत है। तो बहुत अटेंशन सीकर है, बहुत जबरदस्ती कंट्रोवर्सी में पढ़ना चाहता है, क्योंकि आई थिंक इसी से इसकी वही चलती है रोजी रोटी। तो कुणाल कामरा बेसिकली इन्होंने कॉलेज ड्रॉप करके थोड़ा कॉमेडी वॉमेडी में हाथ ट्राई किया। उसके साथ साथ इनका एक सबसे पहले ना एक बीजेपी को रोस्टिंग वाला शो 2017 में आई थिंक तब उनका एक हिट गया। उसके बाद इन्होंने ना बैक टू बैक वो चीज़ पकड़ ली कि भाई मुझे इस तरह की कंट्रोवर्सी में रहना है, क्योंकि जो जितना बीजेपी को उस समय प्यार मिल रहा था देश में, उसी साइड पे एक और ऐसा बड़ा तबका था इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये एरिया पे, जहाँ पे बीजेपी को नफरत करने वाले भी बहुत लोग थे। तो उस जो वो व्यूअर है उनको टारगेट करके इन्होंने अपनी चीजें करनी शुरू की। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है, जैसे कि मतलब आपका अर्नब गोस्वामी एक फ्लाइट में थे, तो इन्होंने वहां पे उनके साथ बहुत सारी बदतमीजी की, क्योंकि अर्नब गोस्वामी भी, जो अर्नब गोस्वामी को जानते हैं सबको पता है, वो बिल्कुल सीधे सीधे बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, बाकी पैनलिस्ट की बहुत बेइज्जती करते हैं। तो हालांकि उनके साथ तो चीजें उन्हीं की जैसी हो रही थी, खुद की दवाई खुद को कड़वी लगी उस समय उनको, लेकिन फिर उसके बाद जब कामरा पे वापस से बैकफायर चीजें करने लगी उनके अगेंस्ट, भाई एफआईआर वगैरह होने लगी, तो फिर वो विक्टिम कार्ड चालू हो जाता है। तो मुझे एक और चीज इनकी है, एक और कंट्रोवर्सी है जो मुझे एक्चुअली बहुत हद तक घटिया लगी थी। एक बच्चा था विदेश में, कहीं मोदी जी एक दौरे पे थे, वहां पे उस बच्चे ने, छोटे से बच्चे ने मेरी मिट्टी या मेरी मातृभूमि करके एक गाना है, वो गाना गाया था, बहुत अच्छा गाना था। उसको इन्होंने एडिट करके उसकी जगह कोई दूसरा गलत गाना एंटी बीजेपी बनाने के चक्कर में उस वीडियो को, उस बच्चे की वीडियो के साथ छेड़छाड़ की, उसमें दूसरा गाना लगाया, और ना वो बहुत तेजी से इंडिया में शेयर हुआ। क्योंकि भाई इंडिया में तो ऐसा है, अगर कुणाल कामरा या ध्रुव राठी ने कोई चीज डाली है तो एक तो पक्का एक विंग ऐसी है जो पूरा उसको शेयर करने में लग जाती है। तो कुणाल कामरा की वो वीडियो वायरल हो गई, तो फिर उस बच्चे के फादर सामने आए, उन्होंने हालांकि कुणाल कामरा को सीधे सीधे धमकी भी दी थी कि यार इस तरह की चीजें मत करो, ये बच्चा है और आपने उसके साथ इस तरह की चीजें की है। वो मोदी के लिए वो गाना नहीं गा रहा था, वो अपने देश के लिए गाना गा रहा था, वो भारत के लिए। अब एक सोचो ना, एक फैमिली देश से दूर रह रही है, वो अपने बच्चों को अपनी मातृभूमि से जुड़ना सिखा रही है, उसके बारे में चीजें बता रही है, वो उनका अपने देश के लिए लगाव दिखता है वहां पे रहने के बाद भी, और इतने नोबल चीज को आपने अपना पॉलिटिकल एंगल उसमें घुसेड़ने के चक्कर में ये सब बर्बाद कर दिया। तो मैं ये बोल रहा हूं, अगर आप बीजेपी सपोर्टर और एंटी बीजेपी बन के ही चीजें देखोगे, या बीजेपी के अपोजिशन बन के देखोगे ना, चीजें आपको सिर्फ अपने हिसाब से ही सही या गलत दिखेंगी। लेकिन आप अगर सही गलत के मायने में देखना चाहोगे ना, तो इस तरह की चीजों को आप देखोगे कि यार बीजेपी इंडिया नहीं है, बीजेपी भारत नहीं है, मोदी भारत नहीं है। तो मोदी का आप अगर विरोध कर रहे हो तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि एक बच्चा अगर भारत की गुणगान कर रहा है, भारत की मातृभूमि के गाने गा रहा है, तो आप उसका विरोध करने लग जाओ, उसको एडिट करने लग जाओ। तो ये जो एक फाइन सी लाइन होती है ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसे कुछ कैरेक्टर हैं, तो हमेशा से इस तरह की चीजें आप इनका शिवसेना में जब शिंदे ग्रुप अलग हुआ तो शिंदे को गद्दार बोलना, क्यों भाई? उसने देश के लिए कुछ गलत किया क्या? नहीं, क्योंकि उसने कांग्रेस के साथ रहना सही नहीं समझा तो आपने उसको गद्दार बोल दिया। तो मतलब आप सीधे सीधे आपकी आइडियोलॉजी दिखती है, जिसने बीजेपी ज्वाइन किया मतलब वो गद्दार हो गया। जैसे बीजेपी के भी कुछ छुटमुट नेता ऐसे ही करते हैं, वो जब अपना काम नहीं दिखा पाते हैं ना, तो जैसे उनसे सवाल पूछो तो वो आपको देशद्रोही गद्दार बोलने लग जाते हैं। क्यों भाई? आपसे सवाल पूछना क्यों गद्दारी है? तो मैं अभी भी आपको बोल रहा हूं, इस वीडियो को आप बीजेपी सपोर्टर और बीजेपी के विरोधी बन के देखोगे तो आपको चीजें गलत ही दिखेंगी। आप इसको अगर न्यूट्रल एंगल से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि
अगर ये कैरेक्टर नहीं होते, अगर अरुंधति रॉय, अगर वहाँ पे कुणाल कामरा, इस तरह के लोग नहीं होते, और वहाँ पे जेएनयू के वो टपली गैंग नहीं होती, वहाँ पे वो मतलब अपना भीम आर्मी वाला बंदा नहीं होता, वहाँ पे सनातन को गालियाँ नहीं दी जा रही होती, वहाँ पे अगर एक कम्युनल एंगल डालने के लिए जबरदस्ती एक अल्लाह तेरा नाम रहेगा वो वाले गाने नहीं हो रहे होते, वहाँ पे अगर ब्राह्मणवाद से आज़ादी, मनुवाद से आज़ादी, ये सब नहीं चल रहा होता ना, तो आई थिंक लोग जुड़ रहे होते आपसे। उसके अलावा जो सबसे बड़ी गलती है कि भाई वो पेरेंट्स कहाँ हैं जिनके बच्चों ने सुसाइड किया। आपने किसी ऐसे पेरेंट को अप्रोच करना चाहिए था, ऐसे लोगों को वहां पे प्लेटफॉर्म देना चाहिए था। कुणाल कामरा को आपने वो मंच दिया जो वहां पे भाई राम का अपमान कर रहे हैं, अपने सीता माता का अपमान कर रहे हैं। अरे आपको सनातन को इसमें घसीट के लाने की क्या जरूरत थी भाई? मोदी कोई हिंदू धर्म थोड़ी है पूरा का पूरा। आपको मोदी का विरोध करना, आप कहीं भी करो यार, आप मतलब सनातन को क्यों उसके लिए टारगेट कर रहे हो? आप आइडियोलॉजी का विरोध करते करते ना, उस मोदी का विरोध करते करते आप पूरे उस सनातन के अगेंस्ट बोलने लग गए हैं। और ऐसे लोगों को इस मंच पे ये मंच दिया गया है इस आंदोलन में। इसके अलावा स्टूडेंट को बहुत कम दिया गया, जो एक्चुअल स्टूडेंट थे, जिन्होंने मेहनत की और जिनके साथ गलत हुआ, आपने मंच उनको देना चाहिए था, उनकी बातें वहां से करवानी चाहिए थी। आपने जो इस तरह के एलिमेंट आ रहे थे उसका भी विरोध करना चाहिए था। चीजें कहीं ना कहीं गलत गई हैं। तो ये आंदोलन एक अच्छी मंशा से हो सकता चालू किया गया हो और एक बहुत सीरियस टॉपिक पे था। मैं पर्सनली बोलता हूँ, कितना भी अच्छा काम हो रहा हो, उसमें अगर आप एग्जाम नहीं करा पा रहे हो, बच्चों की सालों साल की मेहनत अगर बर्बाद हो रही है, तो आपको उस मंत्रालय के मंत्री को अकाउंटेबल ठहराना पड़ेगा, उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए ताकि दूसरों को उससे लर्निंग मिले, एक एग्जाम्पल सेट हो। अभी बीजेपी सपोर्टर कुछ लोग इस तरह की बातें भी कर रहे हैं, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने सिलेबस से बहुत सारे मुगलों वाले चैप्टर हटा दिए, ये सब हटा दिए, इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है। अरे ठीक है ना भाई, तो इसका मतलब क्या ये है क्या, अगर आप बिल्कुल मुगलों के चैप्टर हटाओगे, एकदम सनातन की बातें करने लगोगे, तो क्या उसका मतलब ये है कि आपको इतना सुपीरियर मान लिया जाएगा कि आपकी फेलियर्स नहीं देखे जाएंगे, आपकी गलतियां नहीं गिनी जाएंगी? भाई अगर धर्मेंद्र प्रधान के टाइम पे इतने बैक टू बैक पेपर लीक हो रहे हैं तो उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। अभी लोग फिर डिफेंड करने आ जाते हैं कि यार कांग्रेस के टाइम पे ऐसा होता था, ये होता था, अभी क्यों नहीं हो रहा है? भाई फिर आप में और उनमें फर्क क्या है? अगर उनके टाइम में फेलियर हो रहे थे, आपके टाइम में फेलियर हो रहे हैं, आप अगर उसको डिफेंड कर रहे हो तो फर्क क्या है? तो भाई अगर आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, विश्वगुरु बनने की बातें करते हो, अगर आप बातें करते हो कि यार हम एक विकास की राजनीति करने आए हैं, हम देश बदलने आए हैं, तो बदलो ना भाई। तो अगर आपको उसी मतलब 1947 वाली राजनीति करनी है, तो फिर आप क्या इधर इतनी बड़ी बड़ी बातें करके बैठे हो गवर्नमेंट में? तो बेसिकली आपको ये चश्मा हटाना पड़ेगा, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वाला। आपको न्यूट्रल ग्राउंड से इसको देखना पड़ेगा। इसके अलावा इसमें एक और बहुत इन्वॉल्वमेंट एक और करेक्टर का था, समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी का मैं आपको बता रहा हूँ डंके की चोट पे कि उत्तराखंड का मैं हूँ। उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब में जहाँ पे ना बच्चे पास नहीं हो पाते थे मोस्टली हाई स्कूल के एग्जाम में और 10+2 में, तो वो लोग यूपी जाके ना 10,000 में 80% 90% वाले सर्टिफिकेट लेके आते थे। बेसिकली लोगों का ये मानना था कि मतलब लोग ये बताते थे कि आप 10,000 दो, आपका पूरा साल आपकी अटेंडेंस लगेगी, उसके बाद आपको बिठाया जाएगा हॉल में, आपको बोर्ड पे एक एक क्वेश्चन का आंसर लिखाया जाएगा, उसके बाद आपके परसेंटेज बनेगी और आपको पास किया जाएगा। तो उनके टाइम पे, अखिलेश यादव के टाइम पे, मुलायम सिंह के टाइम पे इस तरह का शिक्षा का स्तर था यूपी में। वो आज मतलब शिक्षा की बातें कर रहे हैं, वो आज स्टूडेंट्स की बातें कर रहे हो, तो थोड़ा फनी तो लगता है कि यार किस मुंह से अखिलेश यादव ये सब बातें कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी, धर्मेंद्र प्रधान स्पेशली का बहुत बड़ा फेलियर था ये कि पेपर लीक वो रोक नहीं पा रहे हैं। इस चीज की अकाउंटेबिलिटी उनको लेनी चाहिए और उनको इस चीज के लिए इस्तीफा देना ही चाहिए था। खुद से नहीं दे रहे थे तो बीजेपी को उनसे लेना चाहिए था, मोदी को उनसे इस्तीफा लेना चाहिए था। फिर भी अगर उन्होंने नहीं लिया है तो उनको कोई हक नहीं बनता है इस तरह की उलझुल बातें करने का कि ये हर कोई एंटी नेशनल है, जो भी विरोध आंदोलन करता है वो एंटी नेशनल नहीं है। हालांकि इसमें कुछ एलिमेंट, जो कुछ कैरेक्टर मैंने बताए जो कंट्रोवर्शियल थे, वो आप उनके लिए पर्सनली ये बोल सकते हो उनको, क्योंकि अभिजीत देवके एंड टीम ने मंच दिया तो कहीं ना कहीं उनकी मंशा पे भी डाउट होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि छात्र आंदोलन गलत है या धर्मेंद्र प्रधान की गलती नहीं है। तो आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो
तो आप सवाल उठाते रहिए, क्वेश्चन करते रहिए गवर्नमेंट को गलत पे, लेकिन सही चीज पे अप्रिशिएट भी कीजिए। बीजेपी या एंटी बीजेपी बनना छोड़ दीजिए। अगर सिर्फ किसी एक पार्टी के आप बन के रह जाओगे तो उसका सही गलत आप देख नहीं पाओगे। तो अगर आपको सही या गलत देखना है तो जो वो सही काम कर रहे हैं उसको अप्रिशिएट कीजिए, जो गलत काम कर रहे हैं उसके विरोध कीजिए, तब कहीं जाके आप इस देश के लिए, अगली पीढ़ी के लिए कुछ अच्छा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और यार अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।